अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग से मुताल्लिक जो पेपर में सवाल आए उनको सॉल्व करेंगे। और ब्रांच अकाउंटिंग में 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट इससे मुताल्लिक जो आपको सवाल पूछा गया है, इसमें कह रहा है स्माइल इन कंपनी है ओपन अ ब्रांच एट लाहौर। लाहौर के अंदर अपनी ब्रांच जो है वो ओपन करती है और हेड ऑफिस और ब्रांच से मुताल्लिक कुछ ट्रांजेक्शंस दी गई हैं। और यहाँ पर आपको ब्रांच से मुताल्लिक हेड ऑफिस से मुताल्लिक कुछ ट्रांजेक्शंस दी गई हैं और यहाँ ब्रांच से मुताल्लिक कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं। इसकी रिक्वायर्ड भी करें आपने नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है हेड ऑफिस की बुक में और ब्रांच की बुक में। अच्छा, यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर ज़्यादातर एंट्रियों के दरमियान जो है रिसिप्रोकल रिलेशंस होगा, तो दोनों ज़्यादा ब्रांच और हेड ऑफिस के दरमियान जो एंट्रीज बनती है वो एक दूसरे के अपोजिट बनती हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रख लेंगे, जब हम ब्रांच अकाउंटिंग की बुक बनाएंगे तो टाइटल हेड ऑफिस का यूज़ करेंगे और हेड ऑफिस की बुक बनाएंगे तो टाइटल हम ब्रांच का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेड ऑफिस बुक्स मेंटेन करते हैं, ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, स्माइल इन कंपनी जनरल हेड ऑफिस बुक आ जाएगी। और यहाँ पे मन मेंशन नहीं करा तो आप नहीं लिखे, मैंने 41 लिख के छोड़ दिया। अगर मंथ आपको दे तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार माल खरीदा है, हेड ऑफिस ने खरीदा, हेड ऑफिस का लिंक है, ब्रांच से कोई ताल्लुक नहीं है तो सीधी सीधी हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा अपने पास। ब्रांच हेड ऑफिस ने खरीदा तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल लाइबिलिटीज में इजाफा हो तो अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है रिमिटेड कैश टू द ब्रांच, आपने अपना कैश जो ब्रांच को भेज दिया। अब ब्रांच को भेज दिया, हेड ऑफिस के पास से तो कैश जा रहा है, हेड ऑफिस जब एंट्री पास करेगा तो कैश जिसके पास से जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब किसके पास जा रहा है, लाहौर ब्रांच के पास जा रहा है तो लाहौर ब्रांच क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लाहौर ब्रांच आपने अगर डेबिट किया है तो इसको रिसिप्रोकल इसके अपोजिट के अंदर अगर ब्रांच डेबिट कर रहे हैं तो उसका अपोजिट के अंदर हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब हम एंट्रीज पास करेंगे ब्रांच के अंदर तो ब्रांच डेबिट हो रहा है, तो ब्रांच डेबिट होने की वजह से जब हम ब्रांच बुक बनाएंगे तो हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश इनको रिसीव हो रहा है, इनके पास आ रहा है ब्रांच के पास तो कैश डेबिट हो जाएगा और हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है शिफ्ट मर्चेंडाइज टू द ब्रांच, आपने ब्रांच को माल शिफ्ट कर दिया, भेज दिया 30,000 रुपए का, तो हेड ऑफिस के पास से मर्चेंडाइज जा रही है तो हेड ऑफिस जब एंट्री पास करेगा तो मर्चेंडाइज सप्लाई जिसके पास से हो रही है क्रेडिट हो जाएंगी 30,000 से, और किसके पास जाएंगी, ब्रांच के पास जाएंगी तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, लाहौर ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें लाहौर ब्रांच क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसके अपोजिट में हेड ऑफिस क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और इनके पास मर्चेंडाइज आ रही है तो मर्चेंडाइज रिसीव क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगी 30,000 से। उसके बाद नंबर नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है पेड सैलरीज ऑफ द ब्रांच, ब्रांच को सैलरीज अदा कर दी है 7,500 ब्रांच की सैलरीज अदा कर दी है। तो अदा कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, और हेड ऑफिस के पास से कैश जाएगा तो क्रेडिट, और किसकी अदा कर रहा है, ब्रांच की कर रहा है तो ब्रांच क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब ब्रांच यहाँ पे डेबिट है तो इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट के अंदर ब्रांच डेबिट है तो हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। असल एक्सपेंस हुआ है ब्रांच का तो ब्रांच का एक्सपेंस बढ़ा तो सैलरीज एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 7,500 से। उसके बाद कहता है आपसे पेड द अकाउंट पेबल ऑफ द ब्रांच, ब्रांच का अकाउंट पेबल अदा कर दिया है। अब हेड ऑफिस वाला पे कर रहा है, हेड ऑफिस वाला ब्रांच का अकाउंट पेबल की पेमेंट कर रहा है, और जब हम हेड ऑफिस की बुक में जाएंगे तो ये पे कर रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, यहां से कितना अमाउंट है, 5,000 का कैश पे कर रहा है तो कैश क्या हो जाएगा इसके पास से, क्योंकि हेड ऑफिस अदा कर रहा है, कैश हेड ऑफिस के पास से जाएगा डेबिट, लेकिन इसने अदा करा ब्रांच का अकाउंट पेबल तो ब्रांच का अदा कर रहा है तो लाहौर ब्रांच क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। अब यहाँ पे ब्रांच डेबिट हो रहा है तो इसके अपोजिट के अंदर हम जब एंट्रीज पास करेंगे 5,000 वाली तो हेड ऑफिस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट होगा और लाइबिलिटीज पे हो रही है, जब लाइबिलिटीज ब्रांच की पे हो रही है तो लाइबिलिटीज ब्रांच की कम हो रही है तो ब्रांच का अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट, और हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। उसके बाद कहता है नंबर कलेक्टेड कैश फ्रॉम द ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल, यानी अब हमने ब्रांच के अकाउंट रिसीव का कैश वसूल कर लिया। हम हेड ऑफिस पे आएंगे, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच का कैश रिसीव कर रहा है तो हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है डेबिट, लेकिन ब्रांच का रिसीव कर रहा है तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
अब यहाँ पे ब्रांच अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है तो वहां पे हेड ऑफिस क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल जाहिर सी बात है डिक्रीज हो रहा है ब्रांच का, और ब्रांच का जब रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो ब्रांच का अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ तक आपको जो है हेड ऑफिस से मुतालिक ट्रांजेक्शन दी गई थी। उसके बाद ब्रांच से देख लेते हैं, ब्रांच में कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीद रहे हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक सिर्फ ब्रांच से है, ब्रांच की परचेज हो रही है, हेड ऑफिस से कोई लिंक नहीं, तो सीधी सीधी जनरलाइजिंग वाली एंट्री पास होगी, परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। उसके बाद कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, और कैश में माल बेच दिया, सिर्फ ब्रांच ने बेचा है तो हेड ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिर्फ ब्रांच अपनी एंट्री पास करेगा। कैश में माल बेचा तो कैश एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट और रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स का इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है, तो सेल्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल में इजाफा हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है रिसीवेबल का तो रिसीवेबल डेबिट, और इनकम में भी इजाफा हो रहा है तो सेल्स रेवेन्यू क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में खरीदा सिर्फ ब्रांच ने खरीदा, ब्रांच का ताल्लुक है तो फर्नीचर आपके पास ब्रांच के पास आया, डेबिट और कैश गया ब्रांच के पास से क्रेडिट, ये तीनों एंट्रीज का ताल्लुक सिर्फ ब्रांच से था तो इसमें तीनों एंट्री सिर्फ ब्रांच करेगा। यहाँ पे कह रहा है पेड द अकाउंट पेबल ऑफ द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल अदा कर दिया। अब हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल अदा किया जा रहा है, कौन अदा कर रहा है, हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल ब्रांच कर रहा है, तो ब्रांच के पास से कैश जाएगा और किसका अदा हो रहा है, हेड ऑफिस का अदा हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हुआ और हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब हेड ऑफिस अकाउंट यहाँ डेबिट है तो वहां ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हेड ऑफिस की बुक में आएंगे, हेड ऑफिस की बुक के अंदर आएंगे और ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है इन्होंने केस जो है वो ब्रांच की बुक में आएंगे और हमारे पास ब्रांच हो जाएगा 7,500 से क्रेडिट। और जाहिर सी बात लाइफटिस कम हुई, लाइफटिस हमारी हेड ऑफिस की कम हुई, हेड ऑफिस का अकाउंट है, लाइफटिस हेड ऑफिस की कम होगी, लाइफटिस कम होती तो अकाउंट केवल हेड ऑफिस के अकाउंट बुक में क्या हो जाएगा, डेबिट, और ब्रांच ने पे किया तो ब्रांच का हो जाएगा आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है पेड रेंट एडवांस, एडवांस ने पे कर दिया तो जब एडवांस रेंट पे करेंगे इसका ताल्लुक से ब्रांच से, तो ब्रांच एंट्री पास करेगा, हमारे पास एंट्री पास करेगा, ब्रांच एडवांस पे कर रहा है तो एडवांस, प्रीपेड रेंट में इजाफा, एसेट इजाफा होता है, प्रीपेड रेंट डेबिट कर दे, कैश डिक्रीज हो तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शंस थी जो आपको यहाँ पर ब्रांच और हेड ऑफिस से मुतालिक दी गई थी, और जो जो जिनका आपस में रिसिप्रोकल रिलेशन था उनके दरमियान आपने एंट्री दोनों में पास कर ली, और जहाँ सिर्फ इंडिविजुअल था हेड ऑफिस का लिंक था सिर्फ हेड ऑफिस ने पास करी, और जहाँ ब्रांच का लिंक था वहाँ पे सिर्फ ब्रांच ने एंट्री पास करी। तो ये था 2022 रेगुलर प्राइवेट एडीसी पार्ट 2 में सवाल पूछा गया था। उसके बाद 2022 बीकॉम की बात करते हैं। तो 2022 बीकॉम के अंदर जो है आपको सवाल पूछा गया है यहाँ पर, और ऑन जनवरी 1, 2018 माजिन कंपनी है कराची में ओपन करती ब्रांच अपनी हैदराबाद के अंदर, उसकी कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है और इसकी रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में अगर आपने इंट्रेस्ट पास करनी है हेड ऑफिस की बुक के अंदर, और ट्रांजेक्शंस को जो ऊपर दी गई हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करना और एडजस्ट करना अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन को, और जो भी नेसेसरी कंपटीशन वो सब आपने शो करनी है। तो सबसे पहले हम 2022 बीकॉम में आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे कहता है कि हेड ऑफिस जो है वो कोई भी माल जो है वो ब्रांच को शिफ्ट करता है तो वो 20% अबव कॉस्ट पे करता है। तो यहाँ पे देखिए 20% अबव कॉस्ट बताया है, तो यहाँ पर आपको बिल प्राइस बताना जरूरी है, अगर नहीं बताएगा तो उसको कॉस्ट प्राइस समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले हम एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेते हैं अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशंस का, ताकि क्योंकि हमें हेड ऑफिस में एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। तो अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन भी हेड ऑफिस में अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो पहले हम एडजस्टेड बैलेंस बना लेते हैं अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशंस का। तो सबसे पहले एक बिल प्राइस लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन लेते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंड की हमने 1,20,000 रुपए की, बिल प्राइस बता रहा है तो बिल प्राइस पर हम अगर कॉस्ट प्राइस निकाले तो मल्टीप्लाई बाय 100 से कराएंगे, यानी अब 20% अबव कॉस्ट है, और 20 में अगर कॉस्ट की परसेंटेज जमा कर लें तो अब कॉस्ट बन जाती है 120%। हम कॉस्ट के निकाल लें, कॉस्ट हमारी 100% होती है तो 100 पे डिवाइड, और टोटल अब कॉस्ट पे निकालने हैं, टोटल बिल प्राइस पे निकालने हैं तो 120 पे डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे डिवाइड 120 करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1 लाख। इसका डिफरेंस जो आएगा वो अवर वैल्यूएशन आएगा 20,000। अगर आप चाहें तो 1,20,000 का डायरेक्ट भी जो है वो अवर वैल्यूएशन निकाल सकते थे, अगर निकालना चाहते तो 1,20,000 को मल्टीप्लाई 20% अवर है, अवर कॉस्ट है तो अवर कॉस्ट 20% से मल्टीप्लाई करते हैं, और आप बिल प्राइस पे निकालना है, बिल प्राइस की जो परसेंटेज होगी 120 प्राइस होगी, 120% होगी तो 120 पे डिवाइड करके डायरेक्ट भी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस निकाला तो कॉस्ट की परसेंट 100 होती है, 100 पे मल्टीप्लाई करा, अब परसेंटेज होती है वो 120 होती है, 120 पे डिवाइड करके हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाली है, और उसके बाद जाकर इसका
अवर रिलेशन डिफरेंट से ले लिया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका अवर रिलेशन निकाल ले, लेकिन आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखनी पड़ती, तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल ली और डिफरेंस करके इसका अवर वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद कहता है एडिशनल शिपमेंट, आपने माल एडिशनल माल जो शिफ्ट किया है ब्रांच को और 45,000 को, तो एडिशनल गुड्स सेंड हो रही है आपको ब्रांच को, तो 45,000 का इसमें 100% मल्टीप्लाई 100 कराएंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब परसेंटेज 120 पे डिवाइड कराएंगे, तो वहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट का 37,500, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 7,500 आ जाएगा। उसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न करा दी हमने, गुड्स रिटर्न करा दी, गुड्स रिटर्न हो गई, ठीक है, ब्रांच से माल वापस होता है 6,000 का, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच से माल वापस है 6,000 का, और बिल प्राइस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से 6,000 हमारे पास कॉस्ट पर लेना है, तो कॉस्ट की परसेंटेज 100 से इसको मल्टीप्लाएंगे, अब परसेंटेज 120 पे डिवाइड कराएंगे, तो 5,000 का जो कॉस्ट है वो रिटर्न हो रही है, इसका डिफरेंट कराएंगे तो 1,000 रुपए की अवर वैल्यूएशन रिटर्न हुआ है आपका। उसके बाद आगे आपसे कहता है एंड ऑफ दिसंबर 31 के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री बता रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री 60,000, अब 60,000 की एंडिंग इन्वेंट्री हम अब देखें, एक बात याद रखें, जब तक हम एंडिंग तक जो भी हम अवर रिलेशन रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाता है, और जब एंडिंग की ट्रांजेक्शन बैलेंस, तो एंडिंग के बाद जाकर जो आपको बैलेंस मिलता है वो आपका एडजस्टेड आपका बैलेंस मिलता है। तो आप एंडिंग से पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल करेंगे, हमने इनको जमा कराया 1,000 माइनस कराया, तो हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन का। अब इसमें हम एंडिंग का अवर वैल्यूएशन जब लेस करवाएंगे तो जाकर हमारा एंडिंग को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा एडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा। तो एंडिंग हमारे पास कितनी दी गई है, हमारे पास यहाँ पर 60,000 है, तो 60,000 का कॉस्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइड 120 करेंगे, 50,000 का डिफरेंस कराएंगे, 10,000 की अवर वैल्यूएशन एंडिंग में से माइनस करवा देंगे, तो अब जाकर हमारा एडजस्टेड बैलेंस अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन का हो जाएगा 16,500 रुपए का। अब उसके बाद हमने हेड ऑफिस की एंट्रीज पास करनी है, आराम से एंट्री पास कर सकते हैं भाई। मर्चेंडाइज जा रही है इनके पास से, डिग्रीज हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो क्रेडिट 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख से यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे हमारे पास जो होगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस से जो होगी हमारे पास वो क्रेडिट हो जाएगी। अलाउंस फॉर वैल्यूएशन जो है वो अलग रिकॉर्ड होगा, कितना 20,000 का, और ब्रांच जो डेबिट कर देंगे वहाँ 1,20,000 से कर देंगे। तो मर्चेंडाइज जा रही है, अवर वैल्यूएशन प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा, इनकम नेचर वाइज क्रेडिट है, और उनको जमा करने का जो मर्चेंडाइज ब्रांच के पास जाएंगी वो 1,20,000 की आएंगी, तो पहले हम एंट्री पास कर लेंगे। उसके बाद आगे आपसे कहता है कि एडिशनल माल शिफ्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, एडिशनल माल जब शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी जब हम पास करेंगे तो इसके पास मर्चेंडाइज ब्रांच डेबिट कर देंगे, और इसकी एंट्री पास करने के लिए हमारे पास मर्चेंडाइज सप्लाई जाएंगी, और जो मर्चेंडाइज सप्लाई जाएंगी वो कॉस्ट प्राइस से जाएंगी, और कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे हम, मर्चेंडाइज जाएंगी हेड ऑफिस के पास से 37,500 कॉस्ट प्राइस से जाएंगी, और इसका जो अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन होगा 7,500, और इन दोनों को जमा करके ब्रांच के अंदर जो माल ब्रांच के पास जाएगा वो 45,000 का माल जाएगा। इसी तरह से अगर हम एंट्री पास करते हैं, ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई, और रिटर्न की एंट्री पास करते हैं, तो रिटर्न की जब हम एंट्री पास करेंगे तो ब्रांच हमारे पास मर्चेंडाइज रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच हम डेबिट कर देंगे, और 5,000 का हमारी कॉस्टिंग, क्योंकि कॉस्ट हमारे पास जो माल है वो मर्चेंडाइज कितनी का कॉस्टिंग वापस हो रही है, 5,000 की कॉस्टिंग, अलाउंस फॉर वैल्यूएशन भी आपका वापस हो रहा है 1,000 रुपए का, और उनको जमा करने के बाद हम लोग ब्रांच जो है हैदराबाद की वो क्रिएट कर देंगे 6,000 से। उसके बाद आगे आपसे कहता है ब्रांच रिकॉर्ड है लॉस हुआ है ब्रांच को, अच्छा ब्रांच को लॉस हुआ है ना, और लॉस की एंट्री करने से पहले हम जो है वो हमारा 16,500 का एडजस्टेड बैलेंस है अवर वैल्यूएशन को हम इसमें हेड ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जब इसकी हेड ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड तो अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन को रिकॉर्ड करेंगे। अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन प्रॉफिट है ब्रांच का, तो प्रॉफिट जो है वो लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट के अंदर होगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को हम क्रेडिट कर देंगे 16,500 से, तो यहाँ हमारा जो अलाउंस फॉर अवर वैल्यूएशन उसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा ब्रांच का जो है हमारे पास ब्रांच को नेट लॉस हुआ है, अब लॉस की सूरत में हम जब एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस की सूरत में, तो आउटसाइड से आपका ब्रांच का हो रहा है तो ब्रांच लॉस को करेंगे, तो ब्रांच का लॉस है, और लॉस की सूरत में हमारे पास ब्रांच बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, तो इसका मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो ब्रांच बैलेंस बढ़ेगा, और अगर लॉस होगा तो ब्रांच बैलेंस जो है वो कम होगा। तो हमारा लॉस हो रहा है तो ब्रांच को हमने करना पड़ेगा क्रेडिट, अगर हम ब्रांच को क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट होता
तो ब्रांच अकाउंट बढ़ता तो ब्रांच अकाउंटिंग में इजाफा होता तो ब्रांच डेबिट करते और एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करते, लेकिन ये लॉस हुआ है तो लॉस की सूरत में ब्रांच बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो कम होने की सूरत में ब्रांच को क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी को डेबिट कर देंगे। अब हम इस जो एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी बैलेंस है इसको भी क्लोज करना पड़ेगा रिटर्निंग अकाउंट में। तो देखिए एक तरफ आ रहा है क्रेडिट बैलेंस 16,500 रुपए, एक तरफ आ रहा है डेबिट 7,500 रुपए। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 9,000 का हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा। अभी क्रेडिट बैलेंस रेवेन्यू समरी का ज्यादा है, अब इसको भी रिटर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 9,000 का जो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का जो क्लोज करेंगे रिटर्निंग के अंदर, तो ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिटर्निंग अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 9,000 से। तो यहाँ पर हम अपनी नेट इनकम जो है उसको रिटर्निंग के अंदर नेट इनकम को जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की नेट इनकम है उसको हम अपने रिटर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सवाल था आपको 2022 रेगुलर प्राइवेट से मुतालिक पूछा गया था। उसके बाद 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट में एक सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 2021 रेगुलर प्राइवेट में अगर आप देखें तो ये डेबिट बैलेंसेस हैं हेड ऑफिस के और ये ब्रांचेस के क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसकी जो रिक्वायर्ड है और इसको हम बाद में देख लेते हैं, इसकी रिक्वायर्ड है कि आपने कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले आवर वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अगर आवर वैल्यूएशन देखें तो आपको इन्वेंट्री ओपनिंग ब्रांच का दिया हुआ 80,000 रुपये और इसी तरह से गुड्स एंड और ये 75,000 रुपये की हेड ऑफिस वो रिसीव कर रहे हैं 93 का, इसका जो डिफरेंस होगा वो आवर वैल्यूएशन बनेगा। आपको अनएडजस्टेड आवर वैल्यूएशन बता रहे हैं 25,000, क्योंकि ये अनएडजस्टेड क्यों है क्योंकि इसके अंदर एंडिंग आवर वैल्यूएशन लेस नहीं हुआ हुआ, अब लेस हो जाएगा तो एडजस्टेड बन जाएगा। और इसी तरह से आपको नीचे अगर हम आते हैं तो आपको ये ट्रांजेक्शन दी गई है। हेड ऑफिस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बताई गई है, हेड ऑफिस की 50,000 है, ब्रांच की 60,000 है, इसमें लोकल परचेजेस इसकी 15,000 है। 20% एडवांस जो है वो रेंट का तो एक्सपायर हो चुका है, फिर इसके अलावा ये तमाम ट्रांजेक्शन दी गई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पहले आवर वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। मर्चेंडाइज सप्लाई जो थी उसमें कितना आवर वैल्यूएशन अगर आप देखें, जैसे हमने यहाँ पे बताया था 75,000 का माल हेड ऑफिस के पास से गया और उसको यही माल ब्रांच को मिलना 93 का, इसका जो डिफरेंस होगा तो मर्चेंडाइज सप्लाईज पे जो आवर वैल्यूएशन होगा वो होगा 18,750 रुपये का आवर वैल्यूएशन होगा। उसके बाद अगर मर्चेंडाइज ओपनिंग की बात करते हैं, हम अगर ओपनिंग में जाते हैं और ओपनिंग को देखते हैं तो ओपनिंग हमारे पास दी गई है, ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी गई 80,000 की मर्चेंडाइज सप्लाईज दी गई है और 80,000 रुपये पे हमारे पास 80,000 इन्वेंट्री आपको दी गई है ओपनिंग 80,000 रुपये। अब हम ये पता करेंगे 80,000 पे हमारा आवर वैल्यूएशन कितना है, क्योंकि कोई परसेंटेज तो है नहीं कि हम इस 80,000 का बिल्ड प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस या इसका जो है वो वैल्यूएशन निकालने, परसेंटेज होती नहीं है। अब इसमें दो चीजें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और मर्चेंडाइज सप्लाईज है, आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर मर्चेंडाइज सप्लाईज दिया गया है और मर्चेंडाइज सप्लाईज आपको दिया हुआ है और जो गुड्स सेंड हो रही है ब्रांच को वो मर्चेंडाइज दी गई है और एंडिंग, ये तीन चीजें यहाँ पे दी गई है। तो अगर एडजस्टेड बैलेंस देखें तो अनएडजस्टेड बैलेंस हमारा अलाउंस फॉर वैल्यूएशन का आ रहा है 25,000। अब इस 25,000 में से 18,750 जो सिर्फ मर्चेंडाइज सप्लाईज के ऊपर अलाउंस फॉर वैल्यूएशन है, तो अगर हम इसमें से माइनस करा दें तो अलाउंस फॉर वैल्यूएशन जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के ऊपर आएगा वो आएगा 6,250 रुपए। हमने कैसे किया, पहले आने हमारे पास 75,000 का जो है वो ब्रांच अकाउंटिंग माल जो ब्रांच हेड ऑफिस सेंड कर रहा है 75,000 का, ब्रांच को मिल रहा है 93,750 रुपीज का। तो इसका जो मर्चेंडाइज जो आपको सेंड की गई है उस पर जो हेड ऑफिस का अलाउंस फॉर वैल्यूएशन बनता है वो 18,750 रुपए का बनता है। अब इसमें सिर्फ अगर आप देखें सवाल में जाकर, यहाँ पर आपको अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन मर्चेंडाइज सप्लाईज में मिल रहा है 18,750 रुपए का आवर वैल्यूएशन मिल रहा है। इसमें अगर आप देखें अनएडजस्टेड से पहले दो ही टाइटल यूज हुए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यूज हुआ है और इसके बाद मर्चेंडाइज गुड्स सप्लाई जो हेड ऑफिस को किए और ब्रांच को जो मर्चेंडाइज आपने सप्लाई किए हैं वो हमारे पास आ रही है। ये दो ही रिटर्न इसमें है नहीं और अनएडजस्टेड से पहले यही तो अमाउंट दिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग दिया हुआ है और गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहले हमारे पास जो अलाउंस पर आवर वैल्यूएशन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मर्चेंडाइज सप्लाईज के ऊपर 18,750 रुपए का और टोटल अनएडजस्टेड बैलेंस 25,000 है। तो इसमें से अगर हम मर्चेंडाइज सप्लाईज का निकाल दे तो ओपनिंग का आ जाएगा हमारा 6,250 रुपए का। उसके बाद हम परसेंटेज निकालने, क्योंकि हमारे पास एंडिंग जो मर्चेंडाइज है उसके ऊपर भी हमें अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो उसका हमारा तरीका ये कि जो हमारा मर्चेंडाइज सप्लाईज की उस पर जो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन हुआ है इसकी कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी कि हमने 25% अबव कॉस्ट पे जो है वो माल शिफ्ट किया है। उसके बाद हम एडजस्टेड बैलेंस अगर निकालना चाहें तो आराम से एडजस्टेड बैलेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास मैंने यहाँ शो कर दिया कि 80,000 की बिल प्राइस थी, 73,750 जो हमारे पास वो
कॉस्ट प्राइस आ गई, क्योंकि आवर वैल्यूएशन मालूम था इसका, माई डिफरेंट करा के हमने इसकी कॉस्ट प्राइस लिख दी। मर्चेंडाइज सप्लाईज जो की गई है, मर्चेंडाइज जो भेजी गई है ब्रांच को, उसमें 93,700 की बिल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बताई गई, इसका डिफरेंस आया इनको, हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस वही आ जाएगा 25,000 यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद इसमें से एंडिंग लेस कराएंगे तो जाकर एडजस्टेड बैलेंस आएगा 45,000 का। हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है और एंडिंग हमें दिया हुआ 45,000। तो 45,000 हमारे पास एंडिंग कैसे, क्योंकि हमारे पास ब्रांच का 60,000 की जो है एंडिंग है, उसमें से अंदर 15,000 की लोकल परचेज है। जो लोकल परचेज है उसके ऊपर हमारे पास जो है वैल्यूएशन नहीं निकलेगा, वो तो उन्होंने खुद ही खरीदी है। लेकिन यहाँ पे जो अगर ब्रांच के पास हेड ऑफिस के पास जो एंडिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है वो 60,000 में से लोकल परचेज 15,000 निकाल दें, तो ब्रांच के पास जो एंडिंग स्टॉक हुआ हेड ऑफिस वालों का वो होगा 45,000 का। तो 45,000 हमारे पास कॉस्ट बिल प्राइस है, इसका मल्टीप्लाई 100 कराएंगे, डिवाइड हमारे पास 125% आया, तो 125 पे क्या करा देंगे, इसको डिवाइड करा देंगे। तो ये हम इसको डिवाइड कराएंगे 125 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 16,000 आ जाएगा। तो एडजस्टेड बैलेंस अलाउंस फॉर वैल्यूएशन हमारे पास 16,000 का आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारी पहली रिक्वायर्ड इसने जो पूछी हुई थी आपसे, वो कह रहा था आपसे, मैंने यहाँ लिख दिया रिक्वायर्ड ए के अंदर, और आपका जो बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बिफोर एडजस्टिंग का जो बैलेंस था रिक्वायर्ड ए के अंदर वो था 25,000 का। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कंसोलिडेट हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए दोनों को मिक्स करके, दोनों की सेल, दोनों की परचेजेस और एक साथ लेंगे। तो किस तरह से हम कंसोलिडेट इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सबसे पहले हम आते हैं सेल्स रेवेन्यू पर। तो यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं, तो इधर हमारे पास जो हेड ऑफिस की सेल्स है 7,50,000 है, और ब्रांच की जो सेल्स है 3 लाख, इनको जमा कराएंगे, 7,50,000 की सेल्स हो जाएगी, इसमें से लेस कराएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे। और ओपनिंग लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इधर आप ओपनिंग लेंगे हेड ऑफिस की 1,25,000 और ब्रांच की लेंगे 80,000, दोनों की पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे। लेकिन इसमें जो ब्रांच का आवर वैल्यूएशन है वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो ब्रांच का आवर वैल्यूएशन हमारे पास आया 6,250 रुपए का, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट नहीं होगा। जब भी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे हेड ऑफिस की और ब्रांच की, और ब्रांच की लेने के बाद उसका आवर वैल्यूएशन उसका हम लेस करवा देंगे। हाँ, अगर लोकल परचेज भी होती है ब्रांच की ओपनिंग के अंदर तो वो भी हम लेस, तो वो इसमें ऐड करवा देते हैं। तो लिहाजा इसमें से इनको ऐड करा के लेस कराया, तो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आ गया 1,98,750। जब भी हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ब्रांच का ओपनिंग इन्वेंट्री 1,25,000 रुपए और 80,000 रुपए इनको जमा कराएंगे, और जो ब्रांच के ऊपर वैल्यूएशन होगा वो हम माइनस करवा देंगे। अगर लोकल परचेज होती तो वो इसके अंदर हम ऐड करवा देते। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आ गई। अब उसके बाद हम आएंगे परचेजेस पर, परचेजेस लेंगे, परचेज ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो परचेज आ रही है हेड ऑफिस की 2,50,000 आ रही है और ब्रांच की जो आ रही है 1.5 लाख आ रही है, दोनों को जमा करा हमारे पास 4 लाख आ गया, और 4 लाख जिनको परचेजेस टोटल जमा कराएंगे तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी 5,98,750। एंडिंग इन्वेंट्री हम लेस करवाएंगे। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री पे आते हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास जो मर्चेंडाइज एंडिंग हेड ऑफिस की एंडिंग 50,000 वो, ब्रांच की जो है हेड ऑफिस की तरफ से 45 और 15,000 लोकल परचेज। मैंने यहाँ पे दोनों मिला के लिख दिया है। एंडिंग इन्वेंट्री अगर लोकल परचेजेस भी आ रही है तो हमने इनको एंडिंग इन्वेंट्री में और ओपनिंग इन्वेंट्री में लोकल परचेज के साथ ही लिखना है। लेकिन इसमें से सिर्फ जो लेस होगा वो अलाउंस फॉर आवर वैल्यूएशन होगा। तो 50,000 हेड ऑफिस की एंडिंग और ब्रांच की जो हेड ऑफिस की तरफ से जो एंडिंग इन्वेंट्री थी, गुड्स थी वो, और जो लोकल परचेज थी वो मिलाकर दोनों 60,000, और इसमें से आवर वैल्यूएशन को लेस कराओगे तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 1,01,000। तो याद रखिए ओपनिंग इन्वेंट्री की और एंडिंग इन्वेंट्री की बात समझ लीजिए कि जब भी हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो दोनों की हेड ऑफिस के ब्रांच की क्या करेंगे, इन्वेंट्री लिखेंगे। अगर उसमें लोकल परचेज है तो वो भी जमा हो जाएंगी, और अगर उसका आवर वैल्यूएशन है दोनों का तो वो लेस करा के फिर अपनी और एंडिंग इन्वेंट्री लिखेंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनको हम लेस कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा 497,750, लेस करवाएंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,52,250 रुपीज का। इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस जो हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके लेंगे, दोनों मिला के लेंगे, और सबसे पहला एक्सपेंस हमें अगर हम तरतीबवार आते हैं तो हमें सबसे पहला एक्सपेंस मिलता है सेल एक्सपेंस। क्यों मैंने यहाँ पे सेल एक्सपेंस पहले लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। सेल एक्सपेंस एक्रूड सैलरी से 40,000 जो हमारे पास किसकी है, हेड ऑफिस की है। अगर हम यहाँ पर आते हैं एक्रूड है, ये टेबल है हमारे पास, नीचे डेटा फॉर एग्जिस्टिंग में आते हैं, क्या कह रहा है एक्रूड सैलरी से मुतालिक। यहाँ पे कह रहे हैं एक्रूड सैलरी जो हेड ऑफिस की है वो 50,000 है, और ब्रांच की जो एक्रूड सैलरीज है वो 10,000 है।
अगर हम देखें हेड ऑफिस की जो एक्रूट है 50 है, अगर ऊपर जाए तो एक्रूट की 40 में से जो एक्रूट था अब एक्चुअल जो 50,000 के एक्रूट रही है 50,000 का, इसका मतलब 40 का था अब आके 50 का हो गया। असल एक्रूट एक्सपेंस कितना हुआ, सैलरीज एक्सपेंस कितना हुआ हेड ऑफिस को 10,000 का। अब ब्रांच का है 10,000 का, ब्रांच का तो कोई बैलेंस था नहीं यहाँ पर, अगर होता तो माइनस कराते एक्रूट, तो लिहाजा यही जो एक्रूट हुआ ये एक्सपेंस में इजाफा हो गया, तो ब्रांच का एक्सपेंस आ जाएगा 10,000 का। 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। फिर दोबारा रिपीट करेंगे बात कि ऊपर एक्रूट दिया हुआ था 40,000 हेड ऑफिस का, और असल में हेड ऑफिस में आते हैं तो फिर हमारा डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर आते हैं आखिर में जून 30 में आते हैं तो पता चलता है कि अब हेड ऑफिस का 40 में से एक्रूट रह गया 50,000 का, तो असल जो एक्सपेंस हुआ कितने का हुआ, वो 10,000 का एक्सपेंस हुआ हेड ऑफिस का। और ब्रांच का एक्रूट था नहीं, तो ब्रांच का जो एक्रूट हुआ यही ब्रांच का एक्सपेंस 10,000 का हो जाएगा, तो टोटल 20,000 का आ जाएगा। तो पहले हमने यहाँ पे सैलरीज को रिप्रेजेंट किया, अब आते हैं रेंट पर। तो यहाँ पर हमें बता रहा है रेंट, ऊपर जाते हैं हम लोग, ऊपर जाके देखते हैं हमारे पास तो 3,000 रुपये का रेंट हमें प्रीपेड बता रहा है, और वो सिर्फ किसका बता रहा है, ब्रांच का बता रहा है। और नीचे आते हैं देखते हैं क्या है, प्रीपेड हमारा जो है वो हमारा एक्सपायर हो गया 20%, तो हम क्या करेंगे 30,000 का 3,000 है, तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया, 3,000 है, 3,000 का हमारा कितना आएगा, 3,000 का 20% हमारा एक्सपायर हो गया, तो एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस में इसका 20% निकालेंगे तो रेंट एक्सपेंस आ जाएगा आपका 20% 6,000 रुपये का। ये दो एक्सपेंस हमारे पास आ गए। उसके बाद हम आते हैं, हमने दो एक्सपेंस ले लिया, सैलरीज को मैनेज करके ले लिया और हमने एडजस्ट करके ले लिया, और हमने उसके बाद रेंट एक्सपेंस को ले लिया। और हम यहाँ देखते हैं तरतीबवार कौन सा एक्सपेंस हमें मिलता है, यहाँ पर रेंट भी हो गया। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं, हमारे हेड ऑफिस का इंश्योरेंस दिया 40,000। नीचे आते हैं डेटा फॉर एडजस्टिंग के अंदर देखते हैं कोई जो इसकी जो एडजस्टिंग हुई है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 40 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उसका मतलब 40 सेम एज इट इज जो हेड ऑफिस का है वही 40,000 का आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अच्छा ऊपर और देख लेते हैं कोई एक्सपेंस बचा तो नहीं है, सारे एक्सपेंस आ गए, तो हमारे पास तरतीबा चलते हैं, एक रूट मैनेज हो गया और प्रीपेड रेंट भी हमने ले लिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस एक ही था, कोई लिंक नहीं था एडजस्टिंग के अंदर, रेट ऑफ एडजस्टिंग के अंदर ये भी हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास आता है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 हम वो ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक नहीं है डेट ऑफ एडजस्टिंग में इसका, तो यही पूरा 50 का 50 सेम टू सेम ये लिख दिया गया। यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एडजस्टेड कुछ भी नहीं हुआ, सो यही सेम बैलेंस वाला यही आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन कह रहा है हेड ऑफिस का 20% निकल रहा है, फिक्स एसेट का 15% ब्रांच का निकल रहा है। तो हम जरा इनके एसेट देख लेते हैं। फिक्स एसेट का मौजूद है, मशीन भी मौजूद है 4 लाख की और 2,10,000 की। तो 4 लाख का हम 20% निकालेंगे और तो 80,000 रुपये आएगा, और 2,10,000 का हम 15% निकालेंगे तो हमारे पास 31,500 आएगा। इनको जमा कराएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन जो हमारा मशीनरी के ऊपर निकलेगा वो टोटल दोनों को मिलाकर 1,11,500 रुपये का निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया, एक रूम भी हम मैनेज कर चुके हैं, और उसके अलावा और कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड भी हम लोग मैनेज कर चुके हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख चुके हैं, और ऑपरेटिंग भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख चुके हैं। यहाँ पे आते देख लेते हैं, प्रीपेड हमारा मैनेज हो चुका है, एक्रूड सैलरीज भी हमने लिख लिया, डेप्रिसिएशन भी लिख लिया। तो सारे एक्सपेंस आगे इनको सबको जमा कराएंगे तो हमारा आएगा 2,27,500। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से उसको लेस करवाएंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 24,750 रुपीज़ का। अब उसके बाद इसने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट कुछ और कहा था कि एडजस्ट अलाउंस फॉर इसको एडजस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। तो जब हमारा अलाउंस फॉर एवोल्यूशन 16,000 का आया हुआ था ऊपर, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो इसकी एंट्री पास करेंगे एडजस्टिव बैलेंस, तो हमारा प्रॉफिट जो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा अलाउंस फॉर एवोल्यूशन खत्म होगा तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अंदर आएगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 16,000 से। तो यही अर्थ हमारे पास 2022 बीकॉम का, एडीसी का और 2021 का, जिसमें हमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट पूछा गया था, और एक दो चीजें थी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। आई होप काफी आपको इसमें मदद मिलेगी, कोई गलती हो तो यकीनन जरूर बताएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होगी उसके अंदर हम 2000 ये हमारी ब्रांच की पहली वीडियो थी, और 2020 रेगुलर एंड प्राइवेट से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।